देखिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ if there is a sequence of numbers like 3, 8, 13, 18, 23, 28, then its first term को ए भी बोल देते हैं या फिर A1 भी बोल देते हैं, एक ही बात है। तो फर्स्ट टर्म क्या होती है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 3, तो ये हमारी हो गई फर्स्ट टर्म 3। उसके बाद कॉमन डिफरेंस, एक होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है कि डिफरेंस जो कि सेम आए, जो कि कॉमन आए। वो क्या होगा, ये सेकंड टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है, तो आपने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आ रहा है, 8 - 3 = 5। इसी तरह से थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करके देखिए, 13 - 8 तो ये भी 5 है। इसी तरह से फोर्थ में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करके देखिए, ये 4 - 8 फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, तो ये कितना हो गया, 18 - 13, तो ये भी 5 हो गया। तो हम ये देख रहे हैं कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को, अगर हम कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेते जा रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाली टर्म्स, अगर हम उनका डिफरेंस लेते जा रहे हैं तो डिफरेंस सेम आ रहा है। सेम थिंग को क्या बोलेंगे, कॉमन, ठीक है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि अगर कहीं भी किसी भी सीक्वेंस में हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाता है तो हम बोलेंगे कि फिर वो एक AP है, ठीक है। तो यहाँ हम ये कहेंगे, सिंस वी आर गेटिंग common difference here, since we are getting a common difference here, so this sequence is an AP। इस सीक्वेंस को फिर हम AP कह देंगे। इसके बाद देखिएगा, मैं एक एग्जांपल कराता हूँ। Show that the sequence defined by an is equal to an is equal to 2n square plus 1, 2n square plus 1 is not an AP। आपको यहाँ पर ये बताना है कि ये एक सीक्वेंस दे रखा है, कोई भी सीक्वेंस दे रखा है, तो वो बोल रहे हैं कि आपको ये शो करना है कि ये एक AP नहीं है। तो आप क्या करिए, हमारे पास AP बताने के लिए कि कोई भी सीक्वेंस AP है या नहीं है, वो बताने के लिए हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 2, 3, कम से कम 3 तो टर्म्स हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो an is equal to 2n square plus 1 है, यहाँ से मैं फर्स्ट टर्म निकालूँगा। फर्स्ट टर्म कैसे निकाली जाएगी, ये जो an लिखा हुआ है ना, an, आप ये देखिए, मैंने बोला था A1, तो A1 का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, A2 का मतलब हो गया सेकंड टर्म, A3 का मतलब हो गया थर्ड टर्म। तो मैं क्या करूँगा, इसमें 3 या 4 टर्म्स निकाल लूँगा। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए n की जगह 1 डालना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर कर दीजिए A1 इज इक्वल टू n की जगह 1 डाल दो, तो 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, 1 × 2 2 2 प्लस 1 3, तो फर्स्ट टर्म आ गई 3। फिर निकालिए A2 में क्या करेंगे, फिर वही 2n स्क्वायर प्लस 1, यानी कि n की जगह 2 डाल दीजिए, तो 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 8 + 1 9। ऐसे ही A3 क्या हो गया, n की जगह 3 डालिए, तो 2 ×
3 का स्क्वायर प्लस 1, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 टू ज़ा 8, 9 टू ज़ा 18, 18 प्लस 1 19। और ऐसे ही A4 निकाल दो, 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 4 का 16, 16 टू ज़ा 32, 32 प्लस 1 33। तो हमने 4 टर्म्स निकाल ली, बहुत है इतना हमारे लिए। अब हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके देखेंगे। A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3, ये क्या हो गया 6। ऐसे ही A3 माइनस A2, तो 19 माइनस 9, 19 माइनस 9 तो कितना हो गया, 10 हो गया। बस बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये कहेंगे जब सेकंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 6 आ रहा है, थर्ड और सेकंड टर्म का डिफरेंस 10 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस मिल ही नहीं रहा है। तो वही चीज़ मेरे को प्रूव करनी थी कि इट इज़ नॉट एन AP। यहाँ लिखेंगे सिंस A3 minus A2 is not equal to A2 minus A1, so it is not an AP। ये AP नहीं होगा। सर मतलब जो आप 15 में n लिखते हैं, हाँ, क्या बोलते हैं, सीक्वेंस और उसके अंदर की पोजीशन होती है, उसकी पोजीशन होती है, बिल्कुल उसकी पोजीशन। जैसे n का मतलब यहाँ पर 3 डाल दिया तो थर्ड पोजीशन मेरा नंबर, या A3 का मतलब हो जाएगा, जैसे कि A3 लिखा है, A3 मतलब थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म है, n की वैल्यू अगर 4 है। हाँ, n को अगर उन्होंने ये बोल दिया कि देयर आर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, अगर ये बोल दिया कि हमारे पास 12 टर्म्स हैं, तो n इज इक्वल टू 12 हो गया। ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 12 है, ये होगा। क्लियर है इतना, बताइए भाई। अच्छा, इसके बाद देखिएगा, the nth term of a sequence is 3n minus 2। The nth term of a sequence is the nth term of a sequence is 3n minus 2, full stop. Is the sequence an AP? Is the sequence an AP? Question mark. If so, find its 10th term. If so, find its 10th term। हाँ, n को 10 ले लेना है। अगर आप उसकी n को 10th टर्म निकालनी है ना, तो n को 10 ले लेना है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि पहले तो ये बताना है कि ये जो सीक्वेंस दे रखा है कि ये सीक्वेंस AP होगा या नहीं होगा। तो वो बोल रहे हैं कि nth टर्म जो है वो 3n minus 2 है, तो nth टर्म का मतलब क्या होता है, an। nth टर्म का मतलब an। तो हम यहाँ लिखेंगे ये वाला, an is equal to 3n minus 2, ये तो दे रखा है nth टर्म। अब a1 निकालो, 3 into 1 minus 2, तो 3 minus 2 कितना हो गया 1। ऐसे a2 निकालो, 3 into 2 minus 2, ये कितना हो गया 4 हो गया। A3 निकालो, तो 3 into 3 minus 2, ये हो गया 7, बहुत है। A2 minus A1, 4 minus 1, 3, A3 minus A2, A3 क्या है 7 और A2 क्या है 4, ये भी 3। तो सिंस A3 minus A2 is equal to A2 minus A1, that is we are getting a common difference of 3 here, so it is an AP। तो ये हमारा एक AP हो गया, पहली चीज़ तो ये हो गई। उन्होंने पूछा था इज द सीक्वेंस एन AP, तो यस ये AP है पहली चीज़।
उसके बाद वो बोल रहे हैं कि इफ सो, यानी कि अगर वो ए पी है देन फाइंड इट्स टेंथ टर्म, ठीक है। टेंथ टर्म हो गई ए टर्म। ए टर्म कैसे निकालेंगे, आप देखिए ए एन कितना है 3n माइनस 2, तो ए टर्म कितना होगा 3 इंटू 10 माइनस 2, 3 इंटू 10 माइनस 2, 3 टेन 30 माइनस 2 28, ये हो गया। उसके बाद आप ये यहाँ पर नोट करें जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ एन एपी, जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ एन एपी। तो जनरल टर्म क्या होता है किसी भी एपी का, या nth टर्म क्या होता है किसी भी एपी का, उसका एक फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो वो एक फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है। अब आप ये देखिए इसी क्वेश्चन में अगर वो कहते हैं कि ये ए पी है या नहीं है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, आप इस फॉर्मूले के हिसाब से टेंथ टर्म बताइए, तो आप बता देते, आपको ये सब कुछ A1 A2 A3 करने की ज़रूरत नहीं थी, आप सीधे सीधे बता देते कि वो 28 आ गया, समझ गए, आप सीधे सीधे बता देते। लेकिन उन्होंने पूछा इज द सीक्वेंस एन AP, तो हमने कहा कि हाँ भाई सीक्वेंस तो AP है, क्योंकि A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 दोनों सेम आ रहे हैं, कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, तो AP है। तो अगर हमारे पास कोई AP आ जाता है तो AP से nth टर्म निकालने का फॉर्मूला ये होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये AP भी है, तो AP के फॉर्मूले के हिसाब से जरा टेंथ टर्म निकाल कर देखो, ठीक है। तो देखिए a टेन इज इक्वल टू a क्या है, फर्स्ट टर्म को ही तो a बोलते हैं, तो फर्स्ट टर्म कितनी आई थी 1 प्लस n कितना है, टेंथ टर्म निकाल रहा हूँ तो n की जगह डालो 10 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है 3 का, है ना, तो यहाँ पर डाल दीजिए 3 to 10 माइनस 1 9 9 3 जा 27 27 प्लस 1 28। तो आप ये देखिएगा कि अगर किसी भी AP की हमसे nth टर्म पूछी जाएगी तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक कर देंगे। अच्छा, इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन करवाऊंगा इसका, CBSE में 2008 में आया है, हालांकि पुराना हो गया, पर देख लीजिए। क्वेश्चन है द nth टर्म ऑफ एन AP इज 6n प्लस 2। The nth term of an AP is 6n plus 2 is 6n plus 2. Then stop, find the common difference. The nth term of an AP is 6n plus 2, ठीक है। तो अब वो बोल रहा था nth term of an AP, इसका मतलब पहले से ही दे रखा है कि वो AP है, तो हमको फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म निकाल कर A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 को इक्वल प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया कि वो AP है। वो बोल रहे हैं कि अब आप उसका कॉमन डिफरेंस निकालो, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, A2 माइनस A1 कर दो ना बस, ठीक है। प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि A2 माइनस A1 भी करो और A3 माइनस A2 भी करो, पहले से ही दे रखा है AP है, ठीक। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर जो nth टर्म है वो दे रखी है 6n प्लस 2, EN है बेटा 2008 का, CBSE 2008।
2 नंबर के आते थे ना तब क्वेश्चन, तो 2 नंबर के अभी 1-1 नंबर के आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं 1-1 नंबर के। पता है कि नहीं, पैटर्न पता है? पता है। 1-1 नंबर के 20 क्वेश्चन आते हैं सेक्शन ए में। अब वो भी डिवाइडेड होते हैं कि 5 क्वेश्चन तो हैं, वो तो आपको एक्सप्लेनेटरी टाइप के आएंगे, ठीक है। उसमें 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स, 3 या 4 आएंगे ट्रू फॉल्स, और वो सारे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए या ट्रू फॉल्स हो गए, वो भी सारे के सारे ऐसे होंगे कि वो भी सॉल्व करने पड़ेंगे। तो 1-1 नंबर वाले जो क्वेश्चन है, जैसे एकदम सुनने में लगता है 1-1 नंबर के 20 क्वेश्चन, अरे वाह बहुत आसान होंगे, 1-1 नंबर वाले ही सबसे ज़्यादा ट्रिकी होते हैं। तो जो मैं आपको सजेशन दूंगा, मेरा सजेशन तो ये है कि जब भी एग्ज़ाम आप करेंगे, प्री बोर्ड अभी आपको देना ही है। प्री बोर्ड ज़्यादातर स्कूलों में 2 या फिर 3 लेते हैं, ठीक है, 3 ले लेते हैं जैसे। अरे ऐसा नहीं है, वो जो 3 है ना, वो ऐसा होता है कि तीसरे वाले प्री बोर्ड को ये कह देते हैं कि जो फेल हुआ है उसके लिए तो कंपलसरी है, और बाकी जो स्टूडेंट देना चाहे वो दे दे। तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो 100% तीनों के तीनों ही देते हैं, उसी बहाने प्रैक्टिस तो हो जाती है। 3 घंटे बैठकर हमें ये पता चल जाता है कि ये वाले चैप्टर का क्वेश्चन है जो अटक रहा है, इसको मुझे प्रैक्टिस करनी है। ऐसा ना हो कि बोर्ड में कोई प्रॉब्लम हो जाए। फॉर एग्जांपल आप ये देखें, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आपसे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो आपने एक प्री बोर्ड में देखा, दूसरे प्री बोर्ड में आपने अपनी उस कमी को दूर करा, तीसरे में आपने देखा कि नहीं अब मेरी थोड़ी सी ट्रायंगल्स में गड़बड़ हो रही है, तो उससे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है। तो 3 प्री बोर्ड तो आप वहाँ पर देंगे, और लगभग 4 या 5 आपके प्री बोर्ड यहाँ पर मैं देखूँगा, ठीक है ना, पूरे सब्जेक्ट का, मतलब पूरा जो है मैथ्स का, तो वो 3-3 घंटे के 4 या 5 पूरे फुल सिलेबस के टेस्ट मैं भी लूँगा। तो वो इस वजह से होते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ हमें कहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है। और याद रख लेना कि वही बच्चे हैं जो ज़्यादा बढ़िया नंबर जिन बच्चों के आते हैं, जो ये एग्ज़ाम सीरियसली देते हैं। ये नहीं कह रहे चल कोई बात नहीं, ये तो ऐसी प्री बोर्ड ही तो है, इसके कौन सा मार्क्स जोड़ने हैं, ये तो ट्यूशन का टेस्ट है, चलो छोड़ देते हैं। तो वो काम मत करना, उससे आप ही को अपनी कमी पता चलेगी। तो और पैटर्न भी क्लियर होता है, पैटर्न भी क्लियर होता है उससे। चलिए तो A1 देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट टर्म। A1 = 6 × 1 + 2। बिल्कुल पैटर्न के हिसाब से ही, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन आते हैं तो 20 ही आएंगे मेरे में, सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन आते हैं, तो उसी हिसाब से। सर अभी हाफ ईयरली से पहले लोग हैं, हाँ, हाफ ईयरली से पहले कुछ लोग हैं। हाफ ईयरली से पहले तो एक्चुअली आप बताओ अगर आपको ठीक लगता है तो, क्योंकि हाफ ईयरली से पहले सिलेबस ही इतना ज़्यादा हो रखा है कि आधा उन्होंने सिलेबस दे दिया है हाफ ईयरली। हाँ वही मैं देख रहा हूँ कि अभी आप ये देखो कि मेटल एंड नॉन मेटल भी दे रहे हैं हाफ ईयरली में। आपके यहाँ तो नहीं आ रहा क्या? ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी आ रहा है, वो भी तुम्हारे यहाँ पर नहीं आ रहा है। तुम्हारे यहाँ पर तो बहुत ही मतलब सही है सिलेबस, ठीक है जितना होना चाहिए। अभी बेचारों की हालत देखो क्या है, मेटल नॉन मेटल भी आ रहा है, उधर रिप्रोडक्शन भी, हेरिडिटी भी। भाई बायो में छोड़ा है कुछ, कोई चैप्टर बचा ही नहीं बायो में। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन छोड़ दिया, बड़ा आसान। मैं वही सोच रहा हूँ। और ऐसे ही इसमें मैथ्स में सर 9 वो नहीं चैप्टर का नाम बता दो। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी, ये बचा हुआ है हमारा। लेकिन अभी एक तो इलेक्ट्रिसिटी बच रहा है और एक बच रहा है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल, और इसके अलावा रिप्रोडक्शन चलो। भाई मैग्नेटिज्म भी दे देते, मैग्नेटिज्म भी दे देते, एक वही तो बचा, फिजिक्स भी हो जाती पूरी कंप्लीट ही हो जाती। टेस्ट लोगे या नहीं? आप बताओ हाँ, तो मुझे बता देना कब हाफ ईयरली जो है 14 से स्टार्ट है ना। सर मैथ्स का 14 को है। एक काम करूँगा तुम्हारा प्रेसिडेंट वालों में लिखूँगा तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से, ऐसा करूँगा। सर क्या सिलेबस है भाई? मैथ्स का 2 चैप्टर बाकी है। मैं डाल दूँगा, पता नहीं अरे तुम्हें तो पता होगा। अब बैठ के थोड़ी ना सर बताओ, मैथ्स का 2 अकेले चैप्टर बाकी है और 14 तारीख को हाफ ईयरली है। मैथ्स में 4 चैप्टर बाकी 2 चैप्टर बाकी। अच्छा 2 चैप्टर और 14 50 तारीख बस को का पेपर। ठीक है पचास परसेंट करा दूँगा। जो 2 चैप्टर बाकी हैं आसान है, प्रोबेबिलिटी में वो दिक्कत है। मुझे अगला कोऑर्डिनेट कराना है स्टार्ट में। लेकिन तुम्हारे में क्या आ रहा है? प्रोबेबिलिटी और एप्लीकेशंस। हमारा सर भी तो बैठने बारे में भी आ रहा है। एप्लीकेशन आ रहा है भाई, एप्लीकेशन करा देते हैं हां सर वो तो पहले एप्लीकेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। चलिए जी A1 = ये हो गया, ऐसे A2 ठीक है।
बस इतना ही बहुत है, तो दे रखा है पहले से ये भी A2 माइनस A1 D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 14 माइनस 8 कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। आप 4-5 जो हो ना प्रेजेंट वाले, आप आपस में डिसाइड करके मुझे एक डेट बता देना कि किस दिन मैथ्स का और किस दिन साइंस का, एक कोई डेट बता देना। सर मैथ्स से तो बहुत छुट्टी दे रखी है ना, 5-6 दिन। तो एक काम करेंगे, बीच में जो छुट्टी है छुट्टी में ले लेंगे। हमारा तो सिर्फ 10 दिन में हमारा एक दिन छुट्टी देके इतना लैस लेवल में सिर्फ मैथ में है भाई। हमारा हमारा हाफ साइंस का बता एक दिन छुट्टी करो फिर पढ़ो आराम से। पीरियोडिक टेस्ट में फर्क नहीं रहा। हाँ बस सिलेबस पढ़ा हाँ और चलिए, अच्छा इसके बाद जो है एक तो ये चीज़ होती है इसमें nth टर्म निकालने वाली, उसके बाद जो है ना हाँ जी, एक नोट करें आप, nth टर्म ऑफ एन AP जैसे जनरल टर्म था ऐसे ही नोट करें, nth टर्म ऑफ एन AP nth term of an AP from the end. nth term अगर मुझे end से निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू D। तो क्या अंतर आ गया इस फॉर्मूले में? nth term सर from the 5 दिन end। की छुट्टी है मैथ्स की। 28 को पहले का 28 सितंबर। अरे, आज एक तो सिलेबस इतना कम है ना, ऊपर से इतनी छुट्टी हो गई। 22 को तो हमारे खत्म। 28 सितंबर का मतलब ये, आज तो 28 अगस्त भी नहीं हुई है, आज तो 27 अगस्त है। 27 अगस्त है। एक महीने का टाइम लेकर बैठे हैं। और 19 भाई अब तो टॉप करना बनता है, अब तो फुल आउट ऑफ फुल बनते हैं, ठीक है सर। ठीक है। ये चैलेंज लो, ठीक, 1 2 3 4 बच्चे बैठो ना प्रेसिडेंट के, 5वां भी है, तो भाई चैलेंज लो जरा पाँचों के पाँचों कि इसमें तो लेकर आने हैं फुल आउट ऑफ फुल। सिलेबस हो चुका है कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बचा 2 दिन का चैप्टर है, सीरियसली 2 दिन का, ठीक है ना। उसमें लॉजिक आपको बताऊंगा, बहुत छोटे छोटे से लॉजिक्स हैं और 2 या 3 ही लॉजिक है, मतलब पूरे चैप्टर में आपको साइन थीटा कॉस थीटा निकालना ही नहीं है, टेन थीटा ही निकालना है बस। अब टेन थीटा में भी एंगल्स होते हैं ना, 0 डिग्री 30 45 60 90, ठीक है, तो ही एंगल है बस, 30 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक, 30 डिग्री और 60 डिग्री। 45 डिग्री को देंगे नहीं क्योंकि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो क्वेश्चन आसान बन जाएगा। तो 45 को देंगे नहीं तो tan 30 और tan 60 आएगा, ठीक। और बिल्कुल भी आप ये देख लीजिए, कहीं पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है, कहीं किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जरूरत नहीं है, tan थीटा की जरूरत है, तो बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट दो मुझे, ये nth सम ऑफ एन AP। हाँ मैं देखिए मैं ग्रुप पर डालूंगा, सर tan की 1/√3 होता है ये देखो या सर √3 होता है या तो √3 है 1/√3, tan 30 1/√3 और tan 60 √3। अच्छा एक चीज़ बड़ी आसान है याद रखने सर के अभी लिए, एक पेपर ये होगा नहीं लूँगा। हाँ 1 मिनट वेट करिए आप। सर तो इसके 2 ले लेना, एक दिन है 2 टेस्ट होगा। अगले हफ्ते ले लेता हूँ मैं। अभी पीरियोडिक टेस्ट चल रहा है ले ले साइंस का है फिर 12 तारीख को हम कुछ नाम सिखाते हैं सिलेबस 18 वेट नॉट 19 सितंबर 19
हम लोग का सब क्लास चैप्टर हो चुका है। मैं बोल रहा हूँ एक बोल मैं एक चीज़ लाया हूँ अब जब nth टर्म फ्रॉम एंड निकालना होता है तो आपको क्या करना है, आपको वही देखना है कि L जो है ना, L का मतलब होता है लास्ट टर्म हमारे पास होनी चाहिए, और n वही है नंबर ऑफ टर्म्स। अब वो पूछ रहे हैं कि आपको 10th टर्म बतानी है फ्रॉम द एंड, तो n की जगह आप 10 डाल देंगे और d होता है कॉमन डिफरेंस। तो अंतर क्या हुआ कि फर्स्ट टर्म की जगह तो लास्ट टर्म आ गई, ठीक है, और ये वाला जो होता है प्लस m माइनस वन इंटू डी, इसकी जगह माइनस आ गई, बस इतना अंतर होता है। सर ये भी फॉर्मूला हाँ, बस उसी फॉर्मूले में आप ये देखिए, फर्स्ट टर्म की जगह तो लास्ट टर्म आ गई, ठीक है, और ये वाला जो टर्म है इसमें माइनस आ गई, बस इतना ही, बाकी सब कुछ है। इसके अलावा होता है मिडिल टर्म्स ऑफ एन एपी। मिडिल टर्म्स के दो फॉर्मूले लिखिएगा। सर ट्रिग्नोमेट्री टेस्ट कब होगा? ट्रिग्नोमेट्री सब बच्चों ने कर ली कंप्लीट। ट्रिग्नोमेट्री सवाल काटने भूल गया। डाउट्स हैं? वो गर्दन हिला रहा है। पूरा चैप्टर सर आपके पास आरएस है वैसे? आरएस नहीं मेरे पास, आरएस से 4-5 तो हम बढ़िया हो रहे थे। तो मेरे पास है सर, लाओ लाओ लेकर आ। मिडिल टर्म्स ऑफ एन एपी, कोई डाउट है ट्रिग्नोमेट्री का तो बताओ। नहीं है सर। जीरो भाई। मिडिल टर्म्स ऑफ एन एपी, मिडिल टर्म्स में क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होता है, अगर मान लीजिए हमारे पास जो पूरा का पूरा एपी है, अगर उसमें नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो मिडिल टर्म क्या होगी, और अगर इवन है तो मिडिल टर्म क्या होगी। तो पहला लिखें एम, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ टर्म्स, इफ एन इज ऑड, अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारी ऑड है then अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है then मिडिल टर्म विल बी इक्वल टू m plus 1 upon 2th term, m plus 1 upon 2th term। आगे लिख रहा हूँ, सर देखो एक्सपीरियंस है इसके 70-20 क्वेश्चन। ठीक है, अभी निकाल कर रखो, बताता हूँ। चाहिए भाई? चाहिए? 5 में दे दो। अच्छा, सेकंड देखिएगा, इफ n इज इवन, यानी कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इवन है, जब इवन होती है तो फिर एक मिडिल टर्म नहीं होगी, तब होंगी दो मिडिल टर्म, ठीक है, तो इवन में दो मिडिल टर्म आएंगी, देन मिडिल टर्म्स विल बी n by 2th term and n by 2 plus 1th term। याद रखना यहाँ पर +1 अलग है और यहाँ पर क्या है, पहले +1 करके फिर डिवाइड बाई 2 करेंगे। अच्छा, ये अगर भूल भी जाएं तो कैसे याद रहेगा, ये याद ऐसे रहेगा कि यहाँ पर क्या है कि जो हमारी ये n+1/2th टर्म है, तो ये कोई टर्म आएगी, 5वीं टर्म, 6ठी टर्म, 7वीं टर्म। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 5.5th टर्म, ऐसा नहीं हो सकता कि 5.5वीं टर्म या 7.5वीं टर्म, ऐसा नहीं होता, प्रॉपर वैल्यू आएगी। तो अगर n ऑड है ना, तो ऑड में 1 ऐड करोगे तो इवन हो जाएगा, इवन 2 से सीधा सीधा डिवाइड हो जाता है, समझ गया, ठीक। तो इस वजह से सीधा सीधा डिवाइड होना ज़रूरी है, मिडिल टर्म जब भी निकालें तो उसको सीधा सीधा डिवाइड होना ज़रूरी है,
तो मिडिल टर्म्स निकालते टाइम हमें बस ये देखना है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड हैं तो ऑड को 2 से डिवाइड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इवन। अभी तो 2 से डिवाइड होगा तो भाई उसमें 1 ऐड कर दो, उसमें 1 ऐड कर दो। ठीक, मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 7 है, तो 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3.5 आ जाएगा। ठीक है, 3.5 नहीं चलेगा मेरे को तो प्रॉपर नंबर चाहिए। तो 7 में 1 ऐड कर दो और फिर 2 से डिवाइड कर दो। समझ गए? सर अगर एक क्वेश्चन है उसमें बोला है कि ए की दी गई है और उसमें इवन है, नंबर ऑफ टर्म्स इवन। हाँ, और उसमें बोला उसकी मिडिल टर्म लो, तो हम दोनों मिडिल टर्म लेंगे। दोनों मिडिल टर्म लिखनी है कि ये दो बीच की और टर्म्स। अगर सॉल्व करना है तो किस कौन सी मिडिल टर्म से करेंगे सॉल्व? नहीं, तो आपको अगर n इवन दे रखा है ना नंबर ऑफ टर्म्स, तो आप निकालोगे n/2th टर्म, यानी कि अगर मान लो हमारे पास n की वैल्यू 8 दे रखी है, 8 टर्म्स हैं, तो दो टर्म को मतलब एक को n/2 से एक को n/2 + 1 से करना है। बस क्या करना है कि एक को आप मतलब 8 टर्म है अगर मान लीजिए, तो 8 तो सीधा 2 से डिवाइड हो जाता है, फिर तो 8 को 2 से डिवाइड कर दो, तो 8/2 कितना हो गया, 4th टर्म। ठीक, और दूसरे में क्या करना है, 1 ऐड कर दो, 8/2 + 1 यानी कि आपका 5th टर्म। समझ गए? तो ये आपके मिडिल टर्म निकालने वाले फॉर्मूले हैं। बताओ कौन सा क्वेश्चन था? सर एक तो उसका ये 8वां 9वां 11वां 12वां और ये 15वां। 8वां 9वां 11वां 12वां 15वां इतने सारे क्वेश्चन कहाँ से ले आए हो तुम? सर दोस्तों सब करते हैं क्लास में, उनने बताया कल। मैंने 10th जो है ना ICSE बोर्ड से करा था, तो वहाँ पर सलीना पब्लिशर्स की बुक चलती थी, और जब 11th 12th करा तो वो CBSE से करा, तो तब यही करी थी RS अग्रवाल। फिर धीरे धीरे RD शर्मा बड़ा फेमस हो गया, लेकिन RS अग्रवाल आज भी बुक स्टैंडर्ड की है, पता नहीं कम बिकती है। चलिए 8th क्वेश्चन बोल रहे हो ना? 7, 8, 11, 12, 7th 8th 11th, तो 7 से स्टार्ट कराऊँ? एक ही खत्म करेंगे क्या? एक ही खत्म करेंगे। अरे नहीं एक ही खत्म नहीं है, मतलब तुमने डाउट पूछा तो मैं इसलिए बता रहा था, मुझे लगा कोई एक डाउट होगा तो बहुत सारे। AP का नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का है। अरे सर एक बात बाद में सर बाद में ये करोगे? चलो छोड़ो। अच्छा, हाँ मुझे तो बता देना, इसकी फ़ोटो खींच कर डाल दो ना ग्रुप पर डाल के सारे बच्चे कर लेंगे प्रैक्टिस। चल रहा है ना। जिसको ये लगता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री हो गई है उसे पता चल जाएगा क्या होती है ये चीज़। चलो भाई, अब जरा क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, ये 2015 का है। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP। फाइंड द मिडिल टर्म अरे ऑनलाइन वालों को आवाज़ तो आ रही है मेरी। चलो ठीक है, बड़ी देर से चुप बैठे हुए। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP 6, 13, 20 6, 13, 20 till 216। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया 6, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 13 - 6, ये हो गया 7। ठीक है, और उसके बाद ये जो आखिरी टर्म दे रखी होती है, तो ये हमारी क्या हो गई, इसको हम nth टर्म मान लेते हैं। अगर मैं लास्ट वाली टर्म को ही nth टर्म मान लूँगा तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी, n की वैल्यू क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। फिर हम ये कहेंगे, नहीं समझे मेरी बात? अगर मान लीजिए मैंने आखिरी टर्म को ही nth टर्म मान लिया, सुनिए, अगर आखिरी टर्म को ही nth टर्म मान लिया तो उसमें जो n की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, लास्ट टर्म के कोरस्पॉन्डिंगली। मान लीजिए n की वैल्यू 20 आ गई, तो हम बोलेंगे कि आखिरी टर्म जो है वो 20th टर्म है। इसका मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 20 है, और n मुझे पता चल जाएगा तो मैं जान जाऊँगा कि वो ऑड है या इवन है। ऑड है तो ऑड वाला फॉर्मूला लगा देंगे मिडिल टर्म का, इवन है तो इवन वाला लगा देंगे। तो आप क्या करें यहाँ पर, लास्ट टर्म जो है उसको nth टर्म मान लो, तो an = 216। अब जो an है इसका फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d = 216। अब
ये कितना है 6 प्लस n minus 1 into 7 is equal to 216. n minus 1 into 7 is equal to 216 minus 6. n minus 1 is equal to 216 minus 6 कितना हो गया 210 upon 7 तो 7 3 are 21 और यहाँ पर 30 आ गया. But n minus 1 is equal to 30 है, minus 1 को इधर ले जाओ तो n is equal to 30 plus 1. इसका मतलब 31 ब्रैकेट में लिखिएगा ऑड. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 31 जो कि ऑड है. तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगी भाई ये एक दूसरे से डिवाइड होगा नहीं है ना, तो इसमें 1 ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो वो जो टर्म आएगी वही हमारी मिडिल टर्म होगी. Therefore, middle term is equal to n plus 1 by 2th term, क्योंकि ऑड है. अब n कितना है 31, तो 31 plus 1 by 2th term. 31 plus 1 कितना हो गया 32 upon 2th term. 2 16 क्या हो गया 16th टर्म. 16th टर्म क्या होती है a16 क्या होता है a plus 15d. a plus 16 minus 1 into d तो a plus 15d. अब a कितना था 6 plus 15 into d कितना है 7. 6 plus 15 7 105 111. तो ये हमारी मिडिल टर्म हो गई 111. सर वहाँ पे अपने एरर टर्म को लास्ट टर्म माना, हाँ तो फिर L minus N पर कॉमन लगेगा. एल वही तो हो गया लास्ट टर्म. नहीं कॉमन वहाँ पर हमने ए लास्ट टर्म को एन क्यों माना है क्योंकि मैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना चाहता हूँ. तो अगर लास्ट आखिरी वाली टर्म को ही मैंने ए एन मान लिया तो मेरे पास जो एन आ गया वो उसकी पोजीशन आ गई, आखिरी टर्म की पोजीशन आ गई. 31st टर्म हमारी लास्ट टर्म है क्योंकि मैंने लास्ट टर्म को ए मान लिया. तो इससे क्या पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 31 ही है. 31 ही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. समझ गए ठीक है. अच्छा जी इसके बाद क्या करेंगे एक और देखो फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी. और अगला क्वेश्चन ना इस तरह से दे रखा है फाइंड द मिडिल टर्म और ब्रैकेट में लिख रखा है एस. ब्रैकेट में एस का मतलब क्या है कि मिडिल टर्म भी हो सकती है मिडिल टर्म्स भी हो सकती है. ठीक है मतलब अभी नहीं पता है कि हमारा एन इवन है या ऑड है. तो फाइंड द मिडिल टर्म्स ऑफ द एपी. मिडिल टर्म्स ऑफ द एपी 7 13 19 7 13 19 till 241. ठीक है ये हो गया. तो यहाँ से पहली टर्म a is equal to 7 और कॉमन डिफरेंस 13 minus 7 is equal to 6. 7 और 6 तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ गया. अब इसमें हमको कॉमन डिफरेंस प्रूव करने की ज़रूरत इस वजह से नहीं है क्योंकि पहले से ही दे रखा है फाइंड द मिडिल टर्म्स ऑफ द एपी. तो दे रखा है कि जो सीक्वेंस है वो नॉर्मल सीक्वेंस नहीं है वो एपी है. इसके बाद अब मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है तो जो आखिरी टर्म है उसी को आप एन मान लीजिए. लेट ए एन इज इक्वल टू 241 241 और ए एन क्या होता है ए प्लस n minus 1 into d is equal to 241. ए कितना है 7 प्लस n minus 1 into d कितना है 6 equal to 241. n minus 1 into 6
इज इक्वल टू 241 माइनस 7 एन माइनस 1। 241 में से अगर 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ जाएगा 234 और 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर डिवाइड में, तो 6 3 ज़ा 18 और 23 माइनस 18 कितना हो गया 5 5 4 54 6 9 ज़ा 54। एन इज इक्वल टू 39 माइनस 1 इधर चला गया प्लस 1, तो एन कितना आ गया 40 40 मतलब इवन। ठीक है, सिंस n is even, since n is even, so there will be two middle terms. So there will be two middle terms of this AP. ठीक है, since n is even, so there will be two middle terms of this AP. n by 2th and n by 2 plus 1th term. n by 2th कितना हो गया 40 by 2th and 40 by 2 plus 1th term. 220 तो 20th टर्म मतलब 820 एंड 20 प्लस 1 यानी कि 21st टर्म। 21st टर्म क्या हो गया 821। ये दो टर्म्स हो गए। अब 820 क्या होगा a प्लस 19b और 821 क्या होगा a प्लस 22। समझ गए? ठीक है, a प्लस 19b तो a की जगह क्या आएगा 7 प्लस 19 b कितना है 6। a प्लस 20b 7 प्लस 19 6 ज़ा 114 और 7 प्लस 26 ज़ा 120 121 and 127 121 and 127। तो ये दो हमारी मिडिल टर्म्स हो गई इसमें। कौन सा 46 47 AP आंसर। हाँ ये भी कही है। एक क्वेश्चन नोट करिएगा, ये RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 47 है, फर्स्ट एक्सरसाइज का, AP का ही है। तो इसमें देखिएगा a sum of rupees 2800 is to be used a sum of rupees 2800 is to be used to award 4 prizes is to be used to award 4 prizes full stop if each prize after the first is if each price after the first is rupees 200 less than the preceding price,
is rupees 200 less than the preceding price, comma, find the value of each of the prices. तो आप ये देखो कि क्वेश्चन जो है बेहद दिखाई दे रहा है कि बेहद आसान है। जैसे अगर मान लीजिए कोई कंपटीशन हुआ, उस कंपटीशन में कुछ बच्चों ने पार्टिसिपेट करा। अब उसमें हमने कहा कि हमें शुरुआत की 4 रैंक वालों को कुछ प्राइज़ देने हैं, ठीक है। हमारे पास टोटल 2800 रुपये हैं बस, ठीक। तो अब हम क्या चाहते हैं कि हम उनको प्राइज़ दें। अब प्राइज़ देने में ये होता है कि भाई जो फर्स्ट आया है उसको सबसे ज़्यादा प्राइज़ दो, जो सेकंड वाला है उसको थोड़ा सा कम, थर्ड वाले को थोड़ा सा कम, फोर्थ वाले को उससे भी थोड़ा कम, ठीक है। तो यही सीक्वेंस होता है। तो हम ये कहेंगे इसका मतलब टोटल हमारे पास प्राइस कितने हो गए, 4 हमको प्राइस देने, टोटल अमाउंट मेरे पास 2800 रुपये है। तो उन्होंने कहा a sum of rupees 2800 is to be used to award 4 prizes if each prize after the first is rupees 200 less than the preceding price. Find the value of each of the prizes. हाँ, कॉमन डिफरेंस 200 का होगा। कॉमन डिफरेंस 200 का होगा या कुछ और, या कुछ और, प्लस 200 या माइनस 200? माइनस 200, क्योंकि जो फर्स्ट प्राइस है, फर्स्ट प्राइस अगर 1000 रुपये का है तो सेकंड प्राइस कितने का होगा, 800 का। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो माइनस 200 आएगा, समझ गए। तो अब आप ये देखें कि लेट दिस AP B, क्या ले लूँ इस AP को, इसकी टर्म्स को क्या ले लूँ, A plus D, A plus 2D, A plus 3D, ये ले लें या कुछ और ले लें? हाँ, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स वाला कुछ याद आ रहा है? 4 ही तो प्राइस है, तो क्या टर्म्स लूँगा, A minus 2D, A minus D, A plus D और A plus 2D, ठीक है। लेट दिस AP be A minus 2D, A minus D, क्या था, सब काम करो, A minus 3D था, A minus 3D, A minus D, A plus D और A plus 3D। ये क्वेश्चन अलजेब्रा से हो रहा है। दिखाओ, पहले को x मान लिया, दूसरे को x माइनस 200 था, सही। तो हमने ये कहा A minus 3D, A minus D, A plus D, A plus 3D। ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि चारों के चारों हमारे पास टर्म ही 4 है, तो जब 4 टर्म्स हैं हमने ये मान लिया। अब क्या करेंगे, एंड हियर D इज इक्वल टू माइनस 200। फिर पहले वाले के प्राइस से 200 रुपये कम होगा, दूसरे वाले का उससे 200 रुपये कम होगा, तीसरे वाले का उससे 200 रुपये कम होगा, चौथे वाले का। तो A minus 3D, अब इन्होंने दिया कि टोटल मेरे पास 2800 रुपये, सबको ऐड कर दो। A minus 3D plus A minus D plus A plus D plus A plus 3D is equal to 2000 माइनस 3D plus 3D plus D minus D, ये सब कैंसिल आउट हो गया। A plus A plus A plus A कितना हो गया, 2A is equal to 2800। सही है, 700 आ गया, ठीक है। और D की वैल्यू मुझे बताइए, तो हम ये कहेंगे फर्स्ट प्राइस therefore फर्स्ट प्राइस क्या है, पहली टर्म है A minus 3D है, A minus 3D, तो A minus 3D और A कितना है, 700 minus 3 into minus 200, 700 plus 3 to 600, तो कितना हो गया,
1300 तुम्हारा गलत तो नहीं आ रहा आपका गलत आ रहा है। पक्का माइनस डी टोटल करके देख लिया आंसर बोल दो। गलती क्या फोर ए है ना 2800 तो 700 हो गया और माइनस डी माइनस माइनस तो 2D हो गया ये माइनस 3D अच्छा डी की वैल्यू माइनस 200 क्यों ले रहा है ना मुझे कॉमन डिफरेंस लेना तो 2D लूँगा ना जब ये चार टर्म्स हम लेते हैं जब चार टर्म्स लेते हैं तो इधर कॉमन डिफरेंस 2D का है तो देखो a माइनस डी माइनस a माइनस 3D ठीक है तो वो 2D इज इक्वल टू माइनस 200 है जिसका मतलब d की वैल्यू माइनस 100 माइनस 100 का मतलब 300 ये कितना हो गया 1000 ठीक है अब इसी तरीके से सेकंड प्राइस निकाल लो सेकंड प्राइस क्या हो जाएगा a माइनस डी सिलेक्शन ऑफ टर्म्स में समझ में आ गया ना कि जब हम चार टर्म्स लेते हैं तो कॉमन डिफरेंस जो है वो 2D का आता है सर हमेशा यही चार लेंगे जब चार टर्म्स है तो यही लिख लेंगे 1 2 3 4 पाँच लेंगे तो अगर 5 लोगे तो 5 टर्म्स का हमने ऐसे लिखवाया था a माइनस डी a माइनस डी a प्लस डी और a प्लस डी ये 5 टर्म्स हैं और इसमें कॉमन डिफरेंस d का आएगा इसमें कॉमन डिफरेंस d का है a माइनस 2d a माइनस डी a प्लस डी लिखवाया था याद है कि नहीं है ना तो यही है कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 2D का आता है जब चार टर्म्स होती हैं तो कॉमन डिफरेंस 2D का आता है और वो ऐसे चेक भी करा जा सकता है कि इसमें से इसको सेपरेट करके देखो आप a माइनस डी माइनस a माइनस 3D a माइनस डी माइनस ए और माइनस माइनस प्लस का 3D माइनस ए प्लस ए कैंसिल आउट हो गया ये हो गया ठीक है तो जब तीन टर्म्स लेंगे तो तीन टर्म्स में क्या था याद है a माइनस डी a और a प्लस डी इसमें कॉमन डिफरेंस d का था तो तीन टर्म्स में कॉमन डिफरेंस d का चार टर्म्स में कॉमन डिफरेंस 2D का और 5 टर्म्स में कॉमन डिफरेंस फिर से d का तो वो फर्स्ट प्राइस हो गया 1000 सेकंड प्राइस निकाल लोगे फिर अपने आप हो जाएगा ना a माइनस डी तो इस सब में से आपको क्या करना है ये a माइनस डी करनी थी तो a कितना आया हमारे पास a आया था 700 माइनस 100 800 समझ गए क्लियर है ऑनलाइन वाले बताएं भाई यस सर ठीक है यस सर चलिए जी इतना कर लीजिए बाकी शाम को कराते हैं